नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ की शान। एक माँ जिनके चेहरे पर मुस्कान थी मगर दिल में सूनापन, जिन्होंने जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए गुजार दी और बदले नहीं पाई सिर्फ तन्हाई। लेकिन एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा और फैसला किया कि अब वो किसी की परछाई नहीं, अपनी रोशनी बनेगी। यह कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने टूटकर भी खुद को जोड़ा और दुनिया को सिखा दिया कि उम्र ढलती नहीं, बस रंग बदलती है और उन रंगों में सबसे खूबसूरत होता है स्वाभिमान। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी। सुजाता जी ने थकी हुई आंखें खोली। चाय और नाश्ते का काम निपटाकर वे अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। सामने दीवार पर टंगी पति की तस्वीर को निहारते हुए उनके होठों से धीमी आवाज निकली, आज पूरे 5 साल हो गए सुरेश बाबू, पर लगता है जैसे कल ही की बात है। उनकी आंखें भीग उठी। उन्हें याद आया वही दिन जब हंसते बोलते अचानक उन्होंने सीने पर हाथ रखा था। सांस घुट रही है सुजाता, और फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनका हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया था। कितना आसान था उनका जाना और कितना कठिन है मेरा जीना, सुजाता बुदबुदाई। वो अब भी तस्वीर को ताक रही थी। तभी दरवाजा खुला। बेटा आदित्य ऑफिस से लौटा था। माँ, आज बड़ा थक गया हूँ। भोपाल के उस पार तक रोज 2 घंटे का सफर हो जाता है। सोच रहा हूँ ऑफिस के पास ही एक घर ले लूं। सुजाता ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, अगर सुविधा होगी तो जरूर ले ले, मुझे क्या ऐतराज है। तभी बहू कविता रसोई से बोली, अरे हाँ माँ जी, लेकिन थोड़ा पैसा कम पड़ रहा है। आपने जो एफडी करवाई है ना, वही तोड़ दीजिए, सब काम हो जाएगा। सुजाता हल्का सा मुस्कुरा दी। पैसे तो जरूरत के वक्त ही काम आते हैं बेटी, कर लो इंतजाम। कुछ दिनों बाद आदित्य मिठाई का डिब्बा लेकर लौटा। माँ, बधाई हो, हमने फ्लैट ले लिया। वाह बेटा, बहुत अच्छा किया। कविता ने बीच में कहा, अब बस 1 महीना बाद हम वहां शिफ्ट कर लेंगे। सुजाता बोली, तो ठीक है, घर बदलने से पहले इस पुराने मकान को भी बेच दो, सब काम निपट जाएगा। आदित्य ने झिझकते हुए कहा, माँ, वो बात दरअसल ये है कि आप यहीं रहिएगा। क्या मतलब बेटा? दरअसल फ्लैट छोटा है, बस 2 कमरे हैं, एक हमारा, दूसरा मेहमानों के लिए। आपकी जगह वहां नहीं बन पाएगी माँ। एक पल के लिए सुजाता को लगा जैसे जमीन हिल गई हो। उनका चेहरा फीका पड़ गया। मैं अकेली यहाँ? आदित्य ने सहज बनने की कोशिश की। माँ, वहां आपका मन नहीं लगेगा। यहाँ आपकी पहचान है, पड़ोसी है, मंदिर है। हम हर हफ्ते मिलने आ जाया करेंगे। कविता ने भी जोड़ दिया, और कभी मन करे तो आप आ जाइए, हमारा घर भी आपका ही है। सुजाता ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, पर भीतर जैसे कुछ टूट गया था। उन्होंने दीवार पर टंगी अपने पति की तस्वीर की ओर देखा। देखो सुरेश बाबू, अब तुम्हारी सुजाता भी अकेले रहना सीख जाएगी। आदित्य की बातों ने जहां कविता को भीतर तक खुश कर दिया था, वहीं सुजाता जी के होठों से कोई शब्द ही नहीं निकले। उन्होंने बस एक हल्की मुस्कान ओढ़ ली, वही मुस्कान जो अक्सर आंसुओं को छुपाने के लिए ओढ़ी जाती है। उनके बेटी की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, पर अब धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा था कि उनकी बहू कविता शायद उनसे अलग रहना चाहती है। कभी उसने इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव और आदित्य की बातों से सब कुछ साफ था। सुजाता जी ने तो उसे हमेशा बेटी का दर्जा दिया था। उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा था। उसकी गलती पर भी कभी आवाज नहीं उठाई। अपने हाथों से कविता के लिए उसके मनपसंद पकवान बनाती
और हंसकर कहती, बेटी खा ले, मुझे अच्छा लगता है तुझे खुश देखकर। लेकिन शायद यह माँ जैसी ममता कविता के लिए अब बोझ बन रही थी। 1 महीने के अंदर ही आदित्य और कविता नया फ्लैट लेकर वहां शिफ्ट हो गए। सुजाता जी को आर्थिक रूप से कोई कठिनाई नहीं थी। उनके पति सुरेश बाबू सरकारी सेवा में उच्च पद पर थे। उनके पेंशन से आराम से घर चलता था। 3 मंजिला मकान था। ऊपर के 2 हिस्से किराए पर दिए हुए थे। हर महीने की राशि मिल जाती, गुजारा आराम से हो जाता। पर बेटी के जाने के बाद उनका अकेलापन जैसे धीरे धीरे भीतर तक उतरने लगा। 20 सालों से वो इस सोसाइटी में रह रही थी। पड़ोस में पहचान थी, लोग इज्जत करते थे। पर जब शामें चुप्पी से भर जाएं और कमरे दीवारों जैसे लगने लगे तो पहचानें भी सन्नाटे में खो जाती हैं। एक दिन महीने की पहली तारीख को किराएदार नेहा किराया देने आई। दरवाजा खुला हुआ था। उसने आवाज दी, आंटी। कोई उत्तर नहीं आया तो अंदर चली गई। वहां जो दृश्य उसने देखा उसने उसका दिल हिला दिया। सुजाता जी बिस्तर पर निढाल लेटी थी। चेहरे की लकीरों में थकान और अकेलेपन का गहरा नक्श था। बालों में सफेदी झांक रही थी। आंटी, क्या हुआ आपको? नेहा ने फौरन पूछा। सुजाता ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटा, अब अकेलापन ही बीमारी बन गया है। किससे बात करूं, किसके लिए बनूं सवरूं? खाने का भी मन नहीं करता। नेहा का स्वभाव बेहद जिंदा दिल था। वो 2 बच्चों की माँ थी, पर हमेशा मुस्कुराती रहती थी। आंटी, ऐसे नहीं चलेगा, उसने हंसते हुए कहा। कल सुबह 6 बजे तैयार रहिए। मैं रोज योगा क्लास जाती हूँ, आपको भी साथ लेकर जाऊंगी। और कोई बहाना नहीं चलेगा। सुजाता ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर नेहा की गर्मजोशी के आगे झुक गई। अगली सुबह से उनकी दिनचर्या बदलने लगी। योगा क्लास ने उनके भीतर नई ऊर्जा भर दी। अब वे मुस्कुराने लगी, लोगों से बातें करने लगी। नेहा ने एक दिन कहा, आंटी, अब आपको ब्यूटी पार्लर भी चलना है। जिंदगी का रंग तभी लौटेगा। सुजाता मुस्कुराई। अरे नहीं बेटा, लोग क्या कहेंगे? मेरी उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। पर भीतर ही भीतर उन्हें अच्छा लगा कि कोई तो है जो उनके लिए सोचता है। कुछ ही महीनों बाद कविता ने बेटी को जन्म दिया। आदित्य खुशी से उछल पड़ा और तुरंत माँ को फोन किया। माँ, आपकी पोती का जन्म हुआ है, चलिए आपको ही सबसे पहले आना है। सुजाता जी ने दिल थाम लिया। आंखों में आंसू थे। जिस घर में मेरी जगह नहीं थी, वहां अब मुझे दादी बनकर बुलाया गया है। उन्होंने धीरे से अपने पति की तस्वीर की ओर देखा और कहा, देखो सुरेश बाबू, अब शायद मेरी कहानी का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। कविता के माता पिता तो विदेश में अपने बेटे के पास रहते थे, इसलिए घर के हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी सुजाता जी के ही कंधों पर आ गई थी। आदित्य और कविता का बेटा हुआ तो सुजाता जी ने पूरे मन से उस नन्हे मेहमान की देखभाल की। रात रात भर जागकर बच्चे को सुलाना, उसके कपड़े धोना, दूध गर्म करना, सब कुछ अपने हाथों से करती थी। पोते की एक एक मुस्कान में उन्हें अपने जीवन की शांति मिलती थी। लेकिन जब बच्चा 1 महीने का हुआ, आदित्य ने कहा, माँ, अब आप काफी थक गई होंगी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सुजाता जी चुपचाप मुस्कुराई। वही मुस्कान जो बरसों से अपने दुखों को ढकने का काम करती आई थी। पोते को गोद में लेकर उन्होंने प्यार से माथा चूमा, पर उनके हाथ कांप रहे थे। दिल के किसी कोने में एक कशक उठी, जिसे मैं संभालती रही, वही अब मुझसे दूर जा रहा है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। त्योहारों और खास अवसरों पर आदित्य फोन करता, माँ, इस बार पूजा साथ में करेंगे, आप आ जाइए। और सुजाता जी सब छोड़कर खुशी खुशी चली जाती। पर हर बार वही कहानी दोहराई जाती। घर पहुंचते ही कविता कहती, माँ जी,
आप तो हैं ही, थोड़ा किचन संभाल लीजिए, हम लोग बाजार होकर आते हैं। और फिर वे दोनों घंटों बाहर घूमते रहते, जबकि सुजाता जी रसोई में खड़ी खड़ी थक जाती। कभी मिठाइयाँ, कभी नाश्ता, कभी पोती की फरमाइशें, सब कुछ उनके कंधों पर। दीपावली के दिन भी यही हुआ। कविता ने तरह तरह के व्यंजन बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुजाता जी सुबह से शाम तक रसोई में खड़ी रही। जब शरीर ने जवाब दे दिया तो वे कुछ देर के लिए लेट गई। कविता ने धीमे स्वर में आदित्य से कहा, आप मम्मी को उनके घर छोड़ आइए, अब तो सब तैयारियां हो गई हैं, वहां जाकर आराम कर लेंगी। आदित्य बोला, माँ बुखार की गोली खा लो, मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। इन शब्दों ने सुजाता जी के दिल को भीतर तक तोड़ दिया। वो दीपावली की रात थी, बाहर रोशनी थी, पर उनके मन में अंधेरा छा गया था। सोचने लगी, मेरे ही बेटे के लिए मैं जीवन भर जलती रही और आज वही मुझे दीपों के त्योहार पर अकेली छोड़ रहा है। जब वो अपने घर पहुंची तो नेहा बाहर निकली। अरे आंटी, आप तो बेटी के घर गई थी दिवाली मनाने, इतनी जल्दी लौट आई? सुजाता जी ने बस इतना कहा, अपने घर आई हूं बेटा। नेहा ने उनकी आंखों में झांककर सब समझ लिया। वो दर्द, वो अपनापन, वो तन्हाई। बिना कुछ पूछे उसने उनका हाथ थाम लिया और बोली, चलिए आंटी, आज हम दोनों साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे। उसने घर और बालकोनी को जगमग दीपों से सजा दिया। पूजन के बाद जब नेहा ने थाली में खाना परोसा और उन्हें जबरदस्ती खिलाया तो सुजाता जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। इतना अपनापन उन्हें अपने ही घर में कभी नहीं मिला था। कई दिन बीत गए, ना तो आदित्य ने फोन किया, ना कविता ने हालचाल पूछा। आखिर एक शनिवार को सुजाता जी ने खुद फोन किया, बेटा बहुत दिन हो गए, मिल लेती हूँ तुम सबसे। आदित्य ने कहा, माँ आज तो ऑफिस का काम है, कल पक्का आते हैं। अगले दिन रविवार की सुबह सुजाता जी जल्दी उठ गई। सारा घर सजाया, अपनों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। हर घड़ी निगाहें दरवाजे की ओर लगी रही, लेकिन सूरज ढल गया, वो नहीं आए। अब उनके दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ममता भी अब बोझ बन चुकी है? फिर एक उम्मीद के साथ सुजाता जी ने फोन पर नजर डाली। शायद आदित्य या कविता का कोई मिस्ड कॉल आया हो और वो देख ना पाई हो, पर स्क्रीन बिल्कुल खाली था, एक भी कॉल नहीं। उन्होंने गहरी सांस ली। इतना भी समय नहीं है उनके पास कि अपनी माँ को एक बार याद कर लें। यह सोचते ही उनकी आंखों छलक पड़ी। कितनी अकेली हो गई हूं मैं, क्यों भगवान मुझे इतना खालीपन दे दिया? कहती हुई वे बच्चों की तस्वीरों को देखते देखते रो पड़ी। उनका दिल जैसे सिसकियों में टूटकर बिखर गया हो। कुछ दिनों से सुजाता जी का मन बुझा बुझा सा रहने लगा था। नेहा उनकी इस चुप्पी को समझ रही थी। एक दिन योगा क्लास जाते हुए बोली, आंटी हमेशा एक जैसे जीवन जीते रहना भी तो बोरियत देता है। कभी सोचा है कि आप कुछ नया करें जो आपको सच में खुशी दे? सुजाता जी मुस्कुराई। क्या मतलब तुम्हारा नेहा? नेहा ने कहा, मतलब ये कि आप हमारी सोसाइटी की किटी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करती? हर महीने 2 बार होती है, हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, मस्ती करते हैं। आज शाम को भी पार्टी है, आप चलिए मेरे साथ। सुजाता जी हंसी में बात टाल गई। अरे नहीं बेटा, अब मैं ऐसे काम करूंगी तो लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। लेकिन घर लौटने के बाद वे देर तक सोचती रही। नेहा ने गलत तो कुछ भी नहीं कहा। कब तक मैं बस दूसरों के हिसाब से जीऊंगी? क्या मेरा भी कोई हक नहीं कि मैं अपने लिए कुछ करूं? वो आईने के सामने बैठी और खुद को देखा। सालों की उपेक्षा, थकान और एक अजीब सी उदासी उनके चेहरे पर उतर आई थी। ये मैं हूं, वो सुजाता जो कभी सबकी हंसी की वजह हुआ करती थी। अचानक उनके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई।
उन्होंने पर्स उठाया और बाहर निकल पड़ी। करीब 2 घंटे बाद जब लौटी तो चेहरा आत्मविश्वास से दमक रहा था। बालों में नया कलर, आंखों में चमक, होठों पर हल्की लिपस्टिक। हमेशा हल्के सूती कपड़ों में रहने वाली सुजाता जी आज रेशमी साड़ी में थी। नेहा जब उन्हें लेने आई तो हैरान रह गई। आंटी, ये आप ही है ना? आप तो बिल्कुल रॉयल लग रही हैं। सुजाता जी मुस्कुराई। अब सोचा है नेहा थोड़ी जिंदगी अपने लिए भी जी लूं। उस दिन के बाद सुजाता जी ने किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे वे सबकी जान बन गई। उनकी बातें, उनका सलीका, उनका अनुभव हर किसी को लुभाने लगा। अब वो रोज सजती संवरती, मुस्कुराती और खुद को फिर से महसूस करने लगी। जिंदगी जैसे दोबारा खिल उठी थी। कुछ ही हफ्ते बाद नया साल आने वाला था। आदित्य और कविता अपने घर में न्यू ईयर पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। कविता बोली, सुनिए, आपने तो पूरे ऑफिस को बुला लिया है। अब बताइए 20 लोगों का खाना मैं अकेली कैसे बनाऊं? आदित्य ने सहज भाव से कहा, अरे इसमें टेंशन क्या है? हर बार की तरह इस बार भी माँ को बुला लेते हैं। माँ के हाथ का खाना होटल से भी बढ़कर होता है। उसी शाम जब सुजाता जी पार्टी की तैयारी के लिए जाने वाली थी, उनका फोन बजा। हेलो माँ, क्यों ना इस बार न्यू ईयर हमारे साथ मनाएं? आदित्य का स्वर हमेशा की तरह नम्र था, पर उसके पीछे की सच्चाई अब सुजाता जी समझ चुकी थी। थोड़ी देर बाद कविता की आवाज आई, माँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम लोग कैसे हो? हम सब बढ़िया हैं माँ। तो आप आ रही हैं ना? सुजाता जी ने हल्की हंसी के साथ कहा। नहीं बेटा, इस बार नहीं। हमारी सोसाइटी में भी एक न्यू ईयर प्रोग्राम है, बस वही अटेंड करना है। ओहो, अच्छा माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। फोन कट गया। सुजाता जी कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, अब समझ आ गया तुम्हें मेरी याद क्यों आई थी। माँ नहीं, एक नौकरानी की जरूरत थी। उनकी आंखों में दर्द नहीं था, बल्कि एक शांति थी, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। न्यू ईयर की शाम थी। पूनम जी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। दरवाजे पर रंगीन झालरें, हॉल में चमकते बल्ब, फूलों की महक और संगीत की मधुर धुन, सब कुछ किसी सपनों की शाम जैसा लग रहा था। किटी की महिलाएं एक एक करके पहुंच रही थी। सबके चेहरों पर मुस्कान, हाथों में गिफ्ट और दिलों में एक ही बात, आंटी ने कमाल कर दिया। नेहा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सुजाता जी को देखकर बोली, आंटी आप तो आज बिल्कुल क्वीन लग रही हैं। सच कहूं, आपसे तो हमें जीना सीखना चाहिए। सुजाता जी मुस्कुराई। बस बेटा, अब सीखा है कि उम्र बढ़ने का मतलब रुक जाना नहीं होता, बल्कि खुद को फिर से पहचानना होता है। सबकी तालियों के बीच पार्टी शुरू हुई। गेम्स, म्यूजिक, हंसी ठिठोली और बीच बीच में सुजाता जी का हंसता चेहरा। कभी जो वही चेहरा उदासी में डूबा रहता था, आज वो खुद सबकी रौनक बन गया था। उधर आदित्य और कविता अपने घर बैठे थे, जहां सन्नाटा और अधूरी तैयारियां थी। कविता ने धीरे से कहा, आपने देखा माँ अब पहले जैसी नहीं रही, उनमें तो अब नई चमक आ गई है। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, हाँ कविता, और वो चमक मैंने ही बुझा दी थी। उन्हें हमेशा काम वाली समझता रहा। माँ कभी समझा ही नहीं। रात के 11 बजे नेहा ने अचानक कहा, आंटी नए साल के काउंटडाउन हम सब मिलकर करें। सभी महिलाएं एक साथ गिनने लगी। 10, 9, 8 और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सबने मिलकर कहा, हैप्पी न्यू ईयर।
कन्फेटी उड़ी। म्यूजिक तेज हुआ और सुजाता जी की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आज समझ में आया कि असली खुशी दूसरों के लिए जीने में नहीं, खुद के लिए जीने में है। आज पहली बार मैं सुजाता शर्मा हूँ, सिर्फ किसी की माँ नहीं, किसी की सास नहीं, बल्कि अपनी खुद की पहचान हूँ। सबकी तालियों से हॉल गूंज उठा। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने जाकर दरवाजा खोला। सामने आदित्य और कविता खड़े थे, हाथों में केक और फूलों का गुलदस्ता लिए। आदित्य ने आंखें झुकाकर कहा, माँ, क्या हम अंदर आ सकते हैं? इस साल की पहली दुआ आपके आशीर्वाद से शुरू करना चाहता हूँ। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। सुजाता जी कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, आओ बेटा, नए साल की शुरुआत माफ़ी और समझदारी से होनी चाहिए। बस इतना याद रखना, माँ का दिल कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बस थोड़ा थक जाता है। आदित्य ने झुककर माँ के पैर छुए और कविता ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, माँ जी, अब आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन एक वादा आप भी कीजिए, अपने इस आत्मविश्वास को कभी मत खोइएगा। सुजाता जी मुस्कुराई। अब यह आत्मविश्वास मेरी पहचान बन गया है। बहू, फिर सबने मिलकर केक काटा, संगीत बजा और सुजाता जी ने महसूस किया कि इस बार नए साल की तरह सचमुच नई शुरुआत लेकर आई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब तक इंसान खुद को नहीं पहचानता, दुनिया उसे पहचानना भूल जाती है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि यही प्यार दूसरों को भी सिखा देता है कि आपकी कीमत क्या है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।